वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। आज की जो क्लास है ये है क्लास फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट ईयर वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट के लिए। तो ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और हम अभी निम्मी ऐप के निम्मी क्वेश्चन या भारत स्किल ऐप के भारत स्किल ऐप में जो क्वेश्चन डले हुए हैं उसके क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन नेगेटिव प्लेट? इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, नेगेटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी। अब ये जो लेड एसिड बैटरी है इसे भी अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि आपको ये दो चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बोला है, अर्थात कि सीसा अम्ल सेल। ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लेड एसिड सेल और सीसा अम्ल सेल के बारे में पता नहीं। सीसा अम्ल सेल, तो ध्यान दीजिएगा, लेड एसिड सेल और सीसा अम्ल सेल दोनों एक ही होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं। लेड यानी ही सीसा होता है, एसिड यानी अम्ल होता है, और सेल मतलब सेल ही होता है, उसको सेल ही कहते हैं। तो लेड एसिड सेल में सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा या ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो ये ऋणात्मक प्लेट अर्थात कि नेगेटिव प्लेट पर क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड और कैथोड को रखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड डालेंगे आप, ये इलेक्ट्रोड चार्जिंग के बाद ये जो इलेक्ट्रोड है उसमें क्या रासायनिक क्रिया होगा जो लेड एसिड सेल की निगेटिव प्लेट पर आके जमा होगा, ये पूछा गया है। ध्यान से सुनिए, जो लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल में H2SO4 को डाला जाता है, ठीक है। अब ये जो H2SO4 है ये क्या है? रसायन है। इसे रसायन कहा जाएगा या इसे ही इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इस लेड एसिड सेल में डाला गया है, जब आप इसे चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग करने के दौरान ये जो निगेटिव प्लेट है, यहाँ पर ऋणात्मक प्लेट लिखा है, निगेटिव प्लेट पर क्या आकर जमा होगा, ये पूछा गया है। अब देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट दिया है स्पॉन्ज लेड, जिसे पीबी से शो करते हैं। उसके बाद दिया है सेकेंड लेड पर ऑक्साइड PbO2। थर्ड में दिया है PbSO4 अर्थात कि लेड सल्फेट, और फोर्थ दिया है PbSO4 प्लस वाटर अर्थात कि H2O। ऐसा भी लिखा रह सकता है, ध्यान दीजिएगा ना, PbSO4 प्लस H2O, उसी को यहाँ पर लेड सल्फेट प्लस वाटर लिखा गया है। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको पता ये रहना चाहिए कि जो लेड एसिड सेल है ये जो है आपकी गाड़ियों में, 4 व्हीलर में आप देखेंगे, बस ट्रक कार में, तो ये लेड एसिड सेल ही मिलेगा आपको। जितने भी बस ट्रक कार मिलेंगे, आपकी गाड़ियाँ मिलेगी, उसमें लेड एसिड सेल का ही अर्थात कि लेड एसिड बैटरी का ही उपयोग किया जाता है। अब ये लेड एसिड सेल जो है, सेल इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि सेलों का जो ग्रुप होगा, जैसे कि ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, प्लस माइनस ये तीसरा सेल हो गया। ऐसे सेलों का यदि ग्रुप है तो ये सेलों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर सेल की बात की है अर्थात कि बैटरी की ही बात की जा रही है। तो नेगेटिव प्लेट कोई भी एक सेल होगा, पॉजिटिव प्लेट कोई एक सेल होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसको एक सेल बोला जाएगा और नेगेटिव प्लेट को दूसरा सेल बोला जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो आपको यही ध्यान देना है, यही लेड एसिड सेल में जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तो चार्ज की कंडीशन होगी, चार्ज की कंडीशन, और दूसरी होगी डिस्चार्ज की कंडीशन। तो चार्ज की कंडीशन में निगेटिव प्लेट में क्या आकर इलेक्ट्रोलाइट आकर जमा होगा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है कि लेड एसिड सेल में जब उसको डिस्चार्ज करोगे तो डिस्चार्ज के दौरान निगेटिव प्लेट पर क्या आके जमा होगा। क्वेश्चन नंबर 27। अब इसका जो आंसर होगा, ये आंसर क्या मिलेगा आपको, देखिए
लेड एसिड सेल में H2SO4 को डाला जाता है। क्या डाला जाता है? H2SO4 को डाला जाता है। इसमें जो एनोड होता है, एनोड प्लस और कैथोड माइनस। जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी, क्या होगी? आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो डिस्चार्ज की कंडीशन में निगेटिव प्लेट पर क्या आकर जमा होगा, ये पूछा गया है। क्लियर है? तो डिस्चार्ज की कंडीशन में आप देखेंगे तो ये आपका जो एनोड होता है, एनोड जो होगा और कैथोड जो होगा, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेड सल्फेट। तो ये जो लेड सल्फेट जो है, लेड सल्फेट जिसे PbSO4 कहा जाता है, तो ये जो लेड सल्फेट है, बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिसकी वजह से सीसा जो है, अर्थात कि सीसा का जो एनोड है और कैथोड जो है, ये दोनों में आकर जमा हो जाते हैं। तो पहले में क्या आके जमा हो जाएगा? नेगेटिव प्लेट में क्या आके जमा हो जाएगा? PbSO4 अर्थात कि लेड सल्फेट आकर जमा हो जाएगा। जब लेड सल्फेट आकर जमा हो जाएगा तो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। आप समझ जाएंगे कि बैटरी आपकी क्या हो चुकी है? फुल डिस्चार्ज हो चुकी है। तो पूर्णतः जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपके नेगेटिव प्लेट में लेड सल्फेट आके जमा हो जाएगा, जिसे PbSO4 कहा जाता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी का जो पर्पस है यहाँ पर है, सीसा अम्ल बैटरी में जो विभाजक के रूप में, सेपरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई एक बैटरी है, ध्यान दीजिए, ये एक बैटरी है और बैटरी का यहाँ पर ये एक सेपरेटर लगा हुआ है। सेपरेटर मतलब कि ये एक प्रकार की क्या होती है? दीवार होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इसे ही सेपरेटर कहेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव प्लेट और ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए बीच में क्या डाल देते हैं हम? सेपरेटर डाल देते हैं। उसी को विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाजक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, उसी को क्या कहेंगे हम? विभाजक कहेंगे। तो यही पूछा गया है कि लेड एसिड बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है, मतलब ये जो बीच में दीवार खड़ी की गई है, सेपरेटर लगाया गया है, ये इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन को समझना है आपको। पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना। तो ये जो सेपरेटर है विद्युत अपघट्य को क्या रास्ता प्रदान करता है, देख लीजिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना। तो अच्छे से पकड़ के रखा है क्या? क्या इसके लिए दिया हुआ है। फिर ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना, अर्थात इंग्लिश में लिखा हुआ है टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट की बात कर दी है, शॉर्ट सर्किट की बात कर दी है यहाँ पे। तो टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, अर्थात कि दो प्लेटों के बीच में जो शॉर्ट सर्किट हो, जो शॉर्ट सर्किट होगा यहाँ, उससे बचाने के लिए हमने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है जिसे सेपरेटर कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? किसी कोई दिक्कत? लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी दिया हुआ है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखना। रखने के लिए तो अलग ही उसका खोल जो पात्र है वो बना हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जो बीच में दीवार खड़ी की गई है, ये दीवार किसके लिए खड़ी की गई है? शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकने के लिए बीच में, बैटरी के बीच में सेपरेटर अर्थात कि विभाजक को रखा जाता है। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर का हुआ? 29। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29,
सीसा अम्ल अर्थात कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। देखिए लेड एसिड बैटरी से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और सेकेंड ईयर की अभी जो एग्जाम हो रही है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, पूरे क्वेश्चन भारत स्किल ऐप से आ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन भारत स्किल ऐप से आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट यानी क्या होता है, उपकरण। ये जो उपकरण है आप उपयोग में करेंगे टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, विद्युत विशिष्ट घनत्व। क्या कहते हैं इसे, विशिष्ट घनत्व कहते हैं। चलो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। चलो लेड एसिड बैटरी का क्वेश्चन है, हमें लेड एसिड बैटरी के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक पात्र को पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा कि उसे क्या कहते हैं, उससे क्या होता है, कहाँ क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़िए। आप पढ़ लोगे तो यहाँ से पूरे क्वेश्चन अच्छे से लगा लोगे। देखो कभी भी एमसीक्यू लगाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, ये कभी भी जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही नहीं लगा सकते। आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, थ्योरी क्लियर होना चाहिए। यदि आपको थ्योरी सही पता है तो आप ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पढ़ने के साथ में ही लगा लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट घनत्व इसे ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हमने इसके पहले ही बताया था आपको डेंसिटी। क्या बताया था मैंने आपको, डेंसिटी अर्थात कि घनत्व। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन को पहले यहाँ पर देखेंगे। बैरोमीटर, बैरोमीटर जो है ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे दाब मापते हैं। क्या मापा जाता है इससे, दाब। बैरोमीटर से दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का। सेकंड दिया है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि ये जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, इन दोनों में अंतर है, दोनों का काम अलग अलग है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी मापा जाता है। क्लियर है सभी को। तो यही ये क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी दिया हुआ है एनीमिया, क्या लिखा है, एनीमामीटर या एनीमोमीटर बोल सकते हैं इसे हम, वैसे ये एनीमोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद दिया है ऑप्शन डी दिया है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। तो ये जो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर है, इससे तो बैटरी का आवेश ज्ञात करने के लिए, उसको डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रैक्टिकल भी हमने किए हैं। बैटरी में इस टाइप से ये इसका ये कुंजी टाइप का फंसा ऐसा बना होता है और ये इसके 2 पॉइंट होते हैं कि नहीं, और ये पॉजिटिव और निगेटिव बैटरी के टर्मिनल को उसमें जोड़ दिया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, तो बैटरी को तुरंत आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपका हाई रेट डिस्चार्ज मीटर हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था विशिष्ट घनत्व ज्ञात करने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए, डेंसिटी ज्ञात करने के लिए। तो ये किसकी डेंसिटी ज्ञात करते हैं हम, अपघट्य की, अर्थात कि अपघट्य, विद्युत अपघट्य, क्या विद्युत अपघट्य, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये जो विद्युत अपघट्य है बैटरी के अंदर डाला जाता है, लेड एसिड बैटरी में H2SO4 डाला जाता है दोस्तों, और यही H2SO4 में इसी का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर का। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोमीटर।
भाई बैरोमीटर वो आएगा नहीं, एनीमोमीटर आएगा नहीं, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर भी नहीं आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। तो डेंसिटी ज्ञात करने के लिए, घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और हो सकता है कि ये मेन एग्जाम में भी आए। 101% पक्का है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर तो ये तो आपकी आईटीआई की एग्ज़ाम है, आईटीआई वाले एग्ज़ाम में तो बराबर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, ये जो इन्वर्टर सर्किट होगा ये किस प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो यहाँ पर ऊपर सर्किट डायग्राम बना होगा। ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है ये किस प्रकार का सर्किट डायग्राम है? ये क्वेश्चन नंबर 30 का सर्किट डायग्राम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सर्किट डायग्राम में क्या ऊपर है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये क्या है? ट्रांसफार्मर है। क्या है ये? ट्रांसफार्मर है ना, दिख रहा है सभी को। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, इसे कोई बताएगा? ये है डायोड। कौन सा डायोड है? डायोड दिख रहा है आपको? कौन सा? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड है। इसमें 2 डायोड लगा हुआ है। अब ये क्या है? इसे तो हम पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं। तो ये क्या है? SCR। क्या है ये? SCR। इसके कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये SCR जो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, मतलब कि इसमें 2 डायोड लगे हुए हैं, 2 SCR लगे हुए हैं, और बीच में देखो एक रजिस्टर लगा हुआ है RL लोड के रूप में, और इसे क्या कर दिया गया है भैया? अर्थ कर दिया गया है। तो ये आपने अर्थ कर दिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ लगा है, ये क्या है? ये भी रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। अब देखो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये थायरिस्टर 1 और ये थायरिस्टर 2 हो गया। ठीक है। बीच में क्या लगा हुआ है भाई? कैपेसिटर लगा है बीच में। बीच में क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं? टैपिंग करना। क्या कहते हैं हम? टैपिंग करना। तो बीच में टैपिंग कर दिया गया है। अब एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बात नहीं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर में जब आप यहाँ से सप्लाई देंगे तो कौन सा सप्लाई देंगे? सिंगल फेज AC सप्लाई देंगे आप इनपुट के रूप में। आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा? AC ही मिलेगा। अब ये जो AC वोल्टेज है, यही AC वोल्टेज को हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जोड़ दिया है। किससे जोड़े हमने? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जोड़ दिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपको मालूम है रेक्टिफायर क्या काम करता है बच्चा? भाई हम जब रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या काम करता है? कोई बताएगा? भाई रेक्टिफायर क्या काम करता है? रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर AC को क्या बनाता है? DC में चेंज करता है। रेक्टिफायर AC को DC में चेंज करता है। अब देखिए यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये रेक्टिफायर बन चुका है। क्या बन चुका है? रेक्टिफायर बन चुका है। जब ये रेक्टिफायर बन चुका है अर्थात कि ये क्या करेगा? यहाँ से AC सप्लाई ले रहा है, इस साइड भी AC सप्लाई आ रहा है, और ये AC को ये DC में चेंज करके दे रहा है। तो AC को DC में चेंज करके देने के लिए इस रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ किया जा रहा है। अब चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया था कि ये कौन सा सर्किट है। 4 ऑप्शन देखेंगे हम। 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया है कि ड्रेवन इन्वर्टर है। क्या ये इन्वर्टर है? अब ये इन्वर्टर क्या होता है? कोई बताएगा? इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर क्या करता है? DC को AC में चेंज करता है। DC को AC में चेंज करता है। ध्यान दीजिए, DC को AC में चेंज करने वाला कौन सा यंत्र है? इन्वर्टर। और AC को DC में चेंज करने वाला कौन सा यंत्र है? तो ये दोनों को आपको याद रखना है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं। इसका मतलब होता है 2 डायोड लगाते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर बनता है। क्या बनता है?
फुल वेव रेक्टिफायर, एक डायोड लगाएंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनेगा। क्या बनेगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। और यहाँ पर SCR लगा हुआ है तो इसकी शुद्धता और बढ़ गई। भाई पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिए तो इसमें जो AC के कंटेंट थे मतलब वो हट जाएंगे और प्योर DC बना कर देगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो R और L जो C है ये फिल्टर का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? फिल्टर का। फिल्टर यानी क्या होता है? छानना। अब ये छानेंगे किसको? AC और DC को छानेंगे। तो जो AC ट्रांसफार्मर से आ रहा है उस AC को DC में चेंज कर दिया हमने। तो DC में चेंज करेंगे तो वहां पर AC के कुछ कंटेंट भी आएंगे जिसे पल्सेटिंग वेव बोलते हैं। तो जो पल्सेटिंग वेव है मतलब AC की जो कंटेंट है इसी AC के कंटेंट को हमें हटाना है। तो यहाँ पर मेन कारगर होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर का मेन काम यह है कि ये सिर्फ DC को जाने देगा अपने अंदर से, AC को रोक के रख लेगा। तो ये सिर्फ DC को जाने देता है और AC को रोक लेता है, ये क्वालिटी इसमें होती है। और इसी के कारण ये क्या करता है, यहाँ पर आउटपुट में आपको प्योर DC देता है। प्योर DC शुद्ध DC देगा। तो शुद्ध DC जब प्योर DC आप देंगे और उसको किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो आपकी बैटरी खराब नहीं होगी। भाई बात सही है कि नहीं? आप किसी भी चीज़ को शुद्धता के रूप में देखेंगे, जैसे आपको कोई शुद्ध चीज़ दिया जाए तो वो आपके लिए इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा, नुकसानदायक नहीं होगा। वैसे ही जब यहाँ से प्योर DC प्राप्त होगा तो इसको किसी बैटरी से जब जोड़ेंगे आप तो बैटरी की सर्विस अच्छी मिलेगी, बैटरी चार्ज अच्छा होगा, बैटरी की क्वालिटी अच्छी होगी। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये इस तरीके से यहाँ पर RL से फिल्टर का भी उपयोग करते हैं। चलिए अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमने, इसमें ये ड्रिवन इन्वर्टर बोल रहा है। सेकंड है यहाँ पर B लिखा हुआ है SCR यूज्ड इन्वर्टर, ठीक है। थर्ड बोल रहा है यहाँ पर सिंगल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर। तो ध्यान दीजिएगा ये जो SCR जो होता है SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, SCR का उपयोग करके आप इन्वर्टर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इन्वर्टर बना सकते हैं। तो ऑप्शन C क्या दिया हुआ है? सिंगल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर। ऑप्शन D क्या दिया हुआ है देखेंगे? दो कुंडलन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। अब यहां पर ट्रांसफार्मर तो लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर में क्या लगा हुआ है, किस टाइप से सप्लाई दे रहा है। तो चलो यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 13 में हम ये देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैं SCR के बारे में बताऊंगा। SCR क्या होता है? SCR का सिंबल आपको किस टाइप से मिलेगा? ध्यान दो इधर। SCR का सिंबल किस टाइप से मिलेगा आपको? ये इस टाइप से दिख रहा है आपको, डायोड की तरह ही होगा SCR का सिंबल, लेकिन यहाँ पर एक डंडी और खींच देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एनोड प्लस और ये हो जाएगा कैथोड माइनस और ये हो जाएगा गेट। क्या हो जाएगा? गेट। ये क्या हो जाएगा? गेट। अब ये SCR का सिंबल बन गया। किसका सिंबल बन गया? SCR का। ये जो SCR का सिंबल बन गया इसमें एनोड और कैथोड और गेट। तो SCR का सिंबल बनने से SCR का सिंबल बन गया। यही SCR को यहाँ पर लगाया जाएगा। ध्यान दीजिए। अब यही SCR को जब यहाँ लगाएंगे हम तो यहाँ पर ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सर्किट डायग्राम का क्या महत्व है? पहली बात तो ये है। तो ध्यान दीजिए रेक्टिफायर सर्किट में क्या लगाते हैं हम? डायोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डायोड। और इन्वर्टर सर्किट में क्या लगाते हैं हम? SCR लगाते हैं और उसके साथ कुछ डायोड को भी लगाया जाता है। क्लियर है सभी को? लेकिन मेन कार्य किसका है? इस SCR का है। मेन काम किसका है? SCR का। तो SCR जब भी आप इन्वर्टर सर्किट बनाएंगे तो SCR का उपयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? जब भी आप SCR बनाएंगे मतलब कि इन्वर्टर सर्किट बनाएंगे तो SCR का यूज करेंगे। SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। इसका यूज करेंगे तभी आपका इन्वर्टर सर्किट बनेगा। क्लियर है? और यदि आप जब रेक्टिफायर बनाएंगे तो आपको डायोड का उपयोग करना होगा, तब रेक्टिफायर बनेगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा SCR लगा होने के कारण। किसके कारण? SCR के लगे होने के कारण ये जो सर्किट है ये SCR इन्वर्टर सर्किट है। कौन सा सर्किट है? SCR इन्वर्टर सर्किट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। SCR यूज्ड इन्वर्टर, मतलब कि SCR उपयोगित इन्वर्टर, इसमें SCR लगा हुआ है इसलिए इन्वर्टर सर्किट हो गया। समझ में आ गया आपको? तो आपको AC जो मिलेगा आपको किस साइड से मिलेगा? देखो यहां से आप सप्लाई देंगे, इस साइड से आप DC सप्लाई देंगे। देखो इन्वर्टर काम कैसे करता है, ध्यान दीजिए। इन्वर्टर में सबसे पहले एक बैटरी होगी, क्या होगी? क्या होगी? बैटरी होगी। बैटरी को पहले हम चार्ज करेंगे, बैटरी को सप्लाई देंगे, बैटरी चार्ज होगी। जब बैटरी चार्ज हो गई थी, इसका कनेक्शन किससे होगा? इन्वर्टर से होगा, इन्वर्टर सर्किट से होगा। अब इन्वर्टर सर्किट में क्या लगा रहेगा? SCR। बैटरी का जो पावर है वो किसको दिया आपने? इन्वर्टर को दिए। और इन्वर्टर में क्या लगा हुआ है? SCR। SCR के साथ क्या लगा है? डायोड। डायोड के ऊपर क्या लगा है? ट्रांसफार्मर। क्या लगा है? ट्रांसफार्मर। तो डायोड के ऊपर अब ट्रांसफार्मर लगा है, तो देखो यहां पर बैटरी कौन सी थी? DC, ठीक है नहीं? अब ये इन्वर्टर लगा दी तो यहां पर क्या मिलेगा? ये DC को किस फॉर्म में चेंज कर देगा? AC वाले फॉर्म कर देगा चेंज। DC को AC वाले फॉर्म में चेंज कर देगा। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? अब आउटपुट में AC मिलेगा। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आपको इस पे इसका काम करना है। तो ये जो बैटरी है, बैटरी से आप DC सप्लाई लेंगे, इन्वर्टर सर्किट क्या करेगा? उसको DC को AC में चेंज कर देगा और आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा? AC प्राप्त होगा। अब इसमें जो पल्सेटिंग वेव है, मतलब कि जो रिपल आता है, या मानकर चलिए DC के कुछ कंटेंट आएंगे इन्वर्टर सर्किट में, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए आप यहाँ पर RLC फिल्टर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? RLC फिल्टर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो C फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, R भी लगा हुआ है। तो ये RLC फिल्टर लगाने के साथ में आपको यहाँ पर प्योर AC प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्योर AC प्राप्त होगा। और ये प्योर AC का उपयोग आप कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इस तरीके से आप इन्वर्टर और रेक्टिफायर सर्किट को समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टर सर्किट और रेक्टिफायर सर्किट में थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिलेगा। सिंबल भी याद रहना चाहिए। PN जंक्शन डायोड का सिंबल किस टाइप से होगा? SCR का सिंबल किस टाइप से होगा? ठीक है, ये पता रहना चाहिए। सेकेंड ईयर में दिया हुआ है, लेकिन ये रेक्टिफायर सर्किट अर्थात कि यहाँ पर बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी? अब ये जो बकलिंग दोष है, ये दोष के बारे में बार बार क्वेश्चन इस पर बन रहा है, बकलिंग इफेक्ट के बारे में। तो सीसा अम्ल बैटरी अर्थात कि लेड एसिड बैटरी को ही सीसा अम्ल बैटरी कहा जाता है, उसके बारे में पूछा गया है। इसमें जो बकलिंग दोष है, बकलिंग इफेक्ट, जो बकलिंग दोष, बकलिंग डिफेक्ट या बकलिंग फॉल्ट का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये लेड एसिड बैटरी में भैया बकलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब हम आंसर भी निकाल लेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। तो ये इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो डूबा हुआ है वो इलेक्ट्रोड है। तो ये जो प्लेट होती है, यही प्लेट को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रोड लगा रहेगा, ये पॉजिटिव प्लेट के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा रहेगा। देखो इतना भाग क्या हुआ? इतना भाग प्लेट हुआ, बात नहीं करेंगे। इतना भाग क्या होगा? प्लेट। और इतना भाग यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस आवेश को पहुँचाने के लिए ऊपर के लिए क्या होगा? ये इलेक्ट्रोड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोड होगा। ध्यान दीजिए, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा? निगेटिव। तो ये निगेटिव पहले तो प्लेट होगी, ये निगेटिव प्लेट हो गई आपकी, और यहाँ से यहाँ तक के लिए ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड। अब आपने यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल दिया, बीच में आपने सेपरेटर लगा दिया। इसके अंदर क्या भरा रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा रहेगा इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट, H2SO4। अब लेड एसिड बैटरी है, तो यहाँ पर स्पंज सीसा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड किसका होगा? स्पंज सीसा का, और एक होगा PbO2 का। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया। फर्स्ट ऑप्शन दिया कि इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। अब ये जो बकलिंग दोष है, इसमें क्या इसके कारण इलेक्ट्रोड मुड़ जाते हैं?
तो यही इलेक्ट्रोड की बात की गई है, मतलब ये पूरी प्लेट मुड़ जाएगी क्या, ये पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघट्य की शक्ति का कम हो जाना। तो कोई भी फॉल्ट होगा तो शक्ति तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। जैसे आपकी तबीयत खराब हुई तो आपकी जो स्टेमिना होगी, पहले आप 50 किलो की बोरी उठाते होंगे लेकिन उस समय नहीं उठा पाएंगे तबीयत खराब होने के कारण, मतलब आपकी जो बॉडी है वो बॉडी उतना भार नहीं उठा पाएगी, आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो वैसे ही ये जो बकलिंग जो है दोस्त फॉल्ट है, इसके कारण विद्युत अपघट्य की शक्ति तो कम होगी। चलो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। अब देखेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, मेकिंग शॉर्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, लघु पतन हो जाएगा। तो क्या बकलिंग दोष के कारण ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में शॉर्ट सर्किट होगा क्या, ये पूछा गया है। तो यहां पर देखेंगे तो हो सकता है क्या, आप किस पर डिपेंड करेगा, ये इसकी थ्योरी पर डिपेंड करेगा। यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया है तो इसका आंसर आप सही लगा लेंगे। लास्ट ऑप्शन दिया है, यहाँ पर दिया है इंक्रीजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, अर्थात कि आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी भी बैटरियां हैं सभी का उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है, जितनी भी बैटरी होगी उनका स्वयं का प्लेट का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और उसे हम RI से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, RI से शो करते हैं, याद रखिएगा। इंटरनल, I से इंटरनल और R से रेजिस्टेंस। तो प्रत्येक बैटरी के प्रत्येक सेल का उसके प्लेट का स्वयं का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से कुछ वोल्ट ये ड्रॉप हो जाता है। जितना वोल्टेज उत्पन्न करके देगा उसमें कुछ परसेंट का ड्रॉप हो जाता है। हो सकता है 1% का हो, 2% का हो, 10% का हो, लेकिन कुछ परसेंट उस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, प्लेट के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कम हो जाता है। अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा ये देखेंगे। तो ये इसका सही आंसर क्या निकलेगा पता है आपको, इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन करवाए हमने। बकलिंग दोष में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोडों का जो है ये मुड़ जाना होता है, मतलब ये प्लेट जो होती है ये मुड़ जाती है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये मुड़ जाती है। अब ये मुड़ती क्यों है, उसके पीछे रीज़न ये है, जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं, आवेश देते हैं, तो ये जो है हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है। क्योंकि हीट सबसे पहले क्या होगा, ये इसके अंदर रखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट होगा, अर्थात कि ये जो H2SO4 आपने डाला है ये इलेक्ट्रोलाइट हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब गर्म होगा तो अत्यधिक गर्म होने के कारण यहाँ पर ये जो प्लेट है ये मुड़ जाती है, अर्थात ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड मुड़ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, अर्थात कि इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये सर्किट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कुछ सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है। सर्किट में क्या दिया हुआ है देखेंगे, चलिए सर्किट में क्या दिया हुआ है, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा, अर्थात कि व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 31। तो परिपथ का कुल आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इसे आउटपुट वोल्टेज को ऐसा भी लिखा जाता है, वी आउट। क्लियर है, या तो फिर से आउटपुट ऐसा भी लिखा जाता है, आप किसी तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये क्या है दोस्तों, वोल्ट मीटर है। अब ये वोल्ट मीटर यहाँ पर बैटरी, मतलब कि एक एक सेल लगे हुए हैं, ये सेल 1 है, ये क्या है सेल 1, ये है सेल 2, ये है सेल 3, 3 सेल लगे हुए हैं। अब ये 3 सेल लगे हुए हैं, देखो इसका जो कनेक्शन है माइनस प्लस का है, वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट है। दूसरे का कनेक्शन तो बिल्कुल विपरीत है, प्लस माइनस दिया हुआ है, वोल्टेज प्लेट का 1.5 हुई है, बढ़िया 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। तीसरे प्लेट में भी वही देखेंगे आप, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट दिया है और माइनस प्लस दिया है। अब ये जो साइन का जो है माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है। अब ऐसी सिचुएशन में तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ऐसे में। तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे ये बताइए आप,
इसका आंसर क्या आना चाहिए? अब देखो ये तो सेल 2 तो ऐसा है कि इसने पूरे सर्किट को खराब कर दिया वाली बात है, ये काउंट ही नहीं होगा, 1.5 वोल्ट काउंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो जब भी प्लेट को सेल को सीरीज में जोड़ा जाता है, सेल को सीरीज में जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलेगा अधिकतम? कोई बताएगा? सेल को सीरीज में जोड़ने पर क्या मिलता है हमें? करंट मिलता है क्या वोल्टेज मिलता है? वोल्टेज मिलता है। अब यहाँ पर 3 सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो ये वोल्टमीटर कितना रीडिंग दिखाएगा? अब ये स्विच को हमने यहाँ पर जोड़ दिए, चलिए स्विच जुड़ गया, स्विच को क्लोज कर दिया हमने, तो ये कितना वोल्ट दिखाएगा? कितना दिखाएगा? 3 वोल्ट। ये क्यों नहीं दिखाएगा? इसे क्यों नहीं जोड़ेगा? ये क्यों नहीं दिखाएगा? देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस होने के कारण, प्लस और माइनस होने के कारण यहाँ पर ये कितना वोल्टेज बना? 1.5 प्लस 1.5, तो ये क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट हो गया, 3.0 वोल्ट मतलब 3 वोल्ट। अब ये वोल्ट मीटर कितना दिखाना चाहिए? कितना दिखाना चाहिए? लेकिन यहाँ पर जो आप निम्न ऐप का क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर आंसर, तो यहाँ पर डी आंसर दिखाया हुआ है। क्या डी आ सकता है? नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। ये दिखाएगा आपको 3.0 वोल्ट। कितना दिखाएगा? 3.0 वोल्ट। या तो दिखा सकता है पूरा 0 वोल्ट शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, या तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये क्या दिखाएगा? टोटल 0 वोल्ट दिखाएगा, या तो फिर दिखाएगा 3.0 वोल्ट। लेकिन 4.5 तो दिखा ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। क्यों नहीं? क्योंकि यदि इसके साथ में जब तक 1.5 को का एक और आप सेल नहीं जोड़ेंगे तब तक 4.5 तो होगा नहीं, और इसमें टर्मिनल का जो कनेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये 4.5 तो दिखाएगा ही नहीं। हाँ, शॉर्ट सर्किट के कारण 0 वोल्ट जरूर दिखा सकता है ये वोल्ट मीटर। तो ये दोनों में डाउट है, या तो 0 वोल्ट दिखाया या 3.0 वोल्ट दिखाएगा, मतलब 3 वोल्ट या 0 वोल्ट। तो ये इसका आंसर आपको, आपके लिए होमवर्क है, इसके ऊपर आप रिसर्च करिए इसका आंसर क्या होगा। या तो इसका जो आंसर है इसे आप बनाकर देखिए, सेल एंड बैटरी में इसका आंसर क्या आएगा, या कोई कैलकुलेशन करके बता सकता है? नहीं। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन लिख लीजिए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल। अच्छा, ड्राई सेल के बारे में जानते हैं आप सभी, क्या होता है ड्राई सेल? ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल, शुष्क सेल आपके घर में जो दीवार घड़ी है उसमें लगाया जाता है, किसान टार्च में लगाया जाता है, और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ड्राई सेल का? ये जो विच इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल। तो ये जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल का मैं इस तरीके से सर्किट बना देता हूँ आपके सामने। ये ड्राई सेल हो गया, और ये ड्राई सेल इस टाइप से मैंने बना दिया। यहाँ पर इस टाइप से बटन मिलेगा एक, क्लियर है, और यहाँ पर नीचे एक इस टाइप से बटन मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपका हो गया ड्राई सेल। ये जो ड्राई सेल होगा ये एक इलेक्ट्रोड होगा, और ये बाहर आउटर वाला एक इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड। चलिए, ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अंदर का पॉजिटिव, बाहर का नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रोड है, अब इस इलेक्ट्रोड में यही पूछा गया है कि ये जो सेल है ड्राई सेल, शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट अर्थात कि धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो यही इलेक्ट्रोड का इसके बारे में पूछा गया है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होगा? ऑप्शन ए दिया है जिंक जस्ता, ऑप्शन बी दिया है कार्बन, ऑप्शन सी दिया है तांबा, और ऑप्शन डी दिया है लिथियम। क्या आंसर आएगा इसका? कार्बन आएगा 101%, ये सभी को पता है। अब यदि जिसको पता नहीं है तो करना क्या है आपको?
घर पे टीवी के रिमोट में सेल लगा होगा, उसको फोड़ के देखना, तो निकाल के जब देखोगे तो ये अंदर आपको ये मिलेगा, एक काला काला मिलेगा, पूरा ब्लैक ब्लैक मिलेगा ये, ठीक है। ये क्या ऐसा मिलेगा, पूरा काला काला मिलेगा। हम पहले क्या करते थे, जब हम छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, आपने तो ऐसा खेल नहीं खेले होंगे, जब हम छोटे थे तो इसका चक्का बनाते थे और गाड़ियाँ बनाते थे, उसके चक्के में उसको शाफ्ट बना के फिट करते थे और हम भी गाड़ियाँ चलाया करते थे, छोटी छोटी गाड़ियाँ बनाते थे। तो ये हो सकता है आपने ऐसा खेला होगा, तो नहीं खेला होगा ये आप, अभी तो ज़माना चेंज हो गया, आजकल मोबाइल से खेलते हैं आप लोग, लेकिन हमारे समय में हम ऐसा खेल खेला करते थे। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीजेस, अर्थात कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, भार के बढ़ने पर, लोड के बढ़ने पर, ठीक है। तो जब आपके टर्मिनल वोल्टेज लोड के इंक्रीज होने पर टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा? चलिए, लोड के बढ़ने पर अर्थात कि RL के बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता है, और जब करंट का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंक्रीजेस होगा अर्थात कि बढ़े हुआ, ऑप्शन बी दिया हुआ है डिक्रीजेस होगा कि घटेगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0 तक गिरेगा, या ऑप्शन डी दिया हुआ है समान रहेगा। तो ये इसके 4 ऑप्शन हो गए। अब ये 4 ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या निकलेगा? बुक में क्या दिया हुआ है? घटेगा, तो V का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, चलो ध्यान दो, ऐसा क्यों होता है कि बात नहीं करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि लोड के बढ़ने पर वोल्टेज का मान कम क्यों हो जाता है? ध्यान दीजिए, आपके पास बाइक है, जब आप बाइक चलाते हैं और घाट आता है, घाट समझते हैं ना आप, जब चढ़ाव आता है तो आपकी जो बाइक है उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। तो जब स्पीड कम हो जाती है तो जिस कांस्टेंट स्पीड पर आप एक्सीलेटर दे रहे थे, आपको एक्सीलेटर बढ़ाना पड़ता है। जब आप एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो आपका इंजन पावर ज़्यादा बनाती है, और जब इंजन पावर ज़्यादा बनाएगा तो आपका जो शाफ्ट है वो शाफ्ट तेज़ी से घूमेगा। जब तेज़ी से घूमेगा तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। मतलब एक्सीलेटर बढ़ाने का कारण ये होता है कि फ्यूल का ज़्यादा इंजेक्ट होना इंजन के अंदर। फ्यूल मतलब कि आपका जो पेट्रोल है वो ज़्यादा जलेगा, और जब पेट्रोल ज़्यादा जलेगा तो पावर ज़्यादा बनेगा। जब पावर ज़्यादा बनेगा तो आपका शाफ्ट तेज़ी से घूमेगा। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर, तो अब ये बात आती है इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल में टर्मिनल वोल्टेज में जब भी आप मोटर में लोड को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान घट जाता है और करंट का मान बढ़ जाता है। क्योंकि लोड को बढ़ाएंगे तो करंट का मान अत्यधिक बढ़ने लगेगा, क्योंकि इस लोड को उठाने के लिए उसे करंट का मान ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि लोड को उठाना है, भार को उठाना है, मानकर चलिए किसी वस्तु को मुझे उठाना है तो मुझे शक्ति ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा ना मुझे। तो अब ये जो लोड को उठाने के लिए पावर कहाँ से मिलेगी? ये करंट से मिलेगी। तो ये जो करंट है ये करंट ज़्यादा कैरी करेगी। तो आपका कंडक्टर भी वैसा ही है। देखो बहुत अच्छे से समझेंगे हम। हमारे घर में समझो यहाँ पर इस कमरे में 4 फैन लगे हुए हैं। कितने फैन लगे हैं? 4 फैन। अब ये सोचिए 4 फैन को आपने ऑन कर दिया, मतलब 6 × 24 240 वाट हो गया, लोड हो गया इसका। मतलब एक जो फैन है वो कितने वाट का लोड लेता है? 60 वाट का। तो 60 × 4 कर देंगे तो 6 × 24 240 वाट हो गया। अब ये 240 वाट का लोड इस कमरे में हो गया। अब मुझे ये बताइए, जैसे ही आप यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, चलिए देखेंगे यहाँ पे हम। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर है कि मानकर चलिए आपके यहाँ पर इस कमरे में 60 वाट के 4 फैन हैं। अब 60 वाट के 4 फैन है, 240 वाट का लोड बनता है। ध्यान दीजिए इधर 240 वाट का लोड बन रहा है। अब मानकर चलिए मैं यहाँ सीधे कितने और 10 फैन बढ़ा दूँ। कितने फैन बढ़ा दूँ? 10 फैन में। तो मानकर चलिए एक सब सर्किट में कितने वाट का लोड होता है? 800 वाट का। एक सब सर्किट में कितने वाट का लोड होता है? 800 वाट का। ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते ना।
अब ये एक सब सर्किट में 800 वाट का लोड होना चाहिए और मैक्सिमम कितने पॉइंट होना चाहिए? 10 पॉइंट होना चाहिए। कितने पॉइंट? 10 पॉइंट। अब यहाँ पर 800 वाट से यदि मैं ज़्यादा लोड डाल दूँ, 800 वाट से यदि मैं ज़्यादा लोड डाल दें हम, अर्थात कि यहाँ पर 1500 वाट का कोई लोड डाल दिया जाए, 800 की जगह 1500 वाट का लोड डाल दिया जाए, तो आपके जो कंडक्टर है, मतलब जो तार आपने यूज़ किया है, उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि धारा वहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी उसकी। मतलब उस तार में पहले 5 एम्पीयर की धारा बह रही थी, अब 15 एम्पीयर की धारा बहेगी, क्योंकि लोड क्या हो गया? 800 से कितना हो गया? 1500 हो गया। अरे भैया पहले 240 वाट का लोड था, अब यहाँ पर डायरेक्ट आपने एक 1500 वाट का लोड लाके लगा दिया बोर्ड में। जब 1500 वाट का लोड लगा दिए तो P मतलब बढ़ गया, पावर बढ़ गया ना। तो पावर बढ़ गया तो P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोड बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ता है। तो जिस तार का भी यूज कर रहे हैं, जहां से सप्लाई आ रहा है, उस तार में पहले 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी, अब वो उसमें 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि लोड बढ़ गया। उसने उस लोड को उसको उठाना है कि नहीं? तो जब 15 एम्पीयर की धारा उसमें फ्लो होने लगेगी तो वो जो तार है वो तार गर्म होने लगेगा। क्या होगा? गर्म होगा। और यदि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी, मतलब कि 15 एम्पीयर की सहने की क्षमता या ले जाने की क्षमता नहीं होगी, तो वो तार जलने लगेगा और तार फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो तार जलने लगेगा, धुआं कहीं कहीं धुआं निकलने आप चालू हो जाएगा, उसका पीवीसी जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादातर आग इसी वजह से लगती है। इसीलिए जो सिंपल लाइट एंड फैन लोड होता है उसमें हम कितने mm का तार यूज़ करते हैं? 1 mm² या 1.5 mm, 1 या 1.5 का यूज़ करते हैं हम। 2-2.5 का पावर लोड के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मिक्सी मशीन चलाना है, फ्रिज चलाना है, कूलर चलाना है, या गीज़र चलाना है, ओवेंस चलाना है, तो उसमें हम पावर लोड भी यूज़ करते हैं। तो उसमें जो तार होता है वो 2 mm और 2.5 mm का होता है। तो उसमें 15 एम्पीयर की धारा जो है आसानी से प्रवाहित हो जाती है और उसका कनेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। और उसमें जो आपको मिलेगा पावर लोड में, तो उसमें 3000 वाट का उसमें रेटिंग होता है, मतलब कि आप 3000 वाट तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 3000 वाट में एक आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। उसमें कितने पॉइंट मिलेंगे 3000 वाट में? 2 पॉइंट। तो एक 1500 वाट का होगा और दूसरा 1500 वाट का, इसलिए 2 पॉइंट होता है। तो इसमें यूज़ करेंगे, इसमें आपको 2.5 mm² वाला तार यूज़ करना पड़ता है। लेकिन लाइट एंड फैन में आप 1 से 1.5 mm का तार यूज़ करेंगे, और वो जब उसमें 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने के लिए जब उसमें आप उसको कनेक्शन देंगे और लोड जब लगाएंगे 1500 वाट का, तो यहाँ पर दिक्कत यही हो जाएगी, वो तार खराब होने लगेगा और अंततः वो तार जलने लगेगा, खराब हो जाएगा। ये किसके कारण हुआ? लोड के कारण। किसके कारण हुआ? लोड के कारण। तो ध्यान रखिएगा, लोड के बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता है, और करंट का मान बढ़ता है इसीलिए शॉर्ट सर्किट भी होता है और तार जल जाते हैं। क्लियर है? उस समय वोल्टेज का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 240 वोल्ट जो वोल्टेज आ रहा था आपके घर में, ये वोल्टेज का मान क्या हो गया? कम हो गया। और करंट का मान क्या हो गया? बढ़ गया। तो पहले भैया 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी, अब ये 5 एम्पीयर सीधे 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने लगी। तो पावर को तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I होता है। तो देखो, ये पावर जो है ये अपने आप को मैनेजमेंट करता है। कैसा करता है? वोल्टेज का मान कम हो गया तो करंट का मान बढ़ गया, टोटल पावर P है। तो ये इसका मेन काम वही है, ये जो पावर है, ये पावर को बैलेंस में करने के लिए वोल्टेज का मान कम कर दिया, करंट का मान बढ़ा दिया। कैलकुलेशन करोगे तो उतना ही मान आएगा। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर को कभी चेंज नहीं करता, वोल्टेज को बढ़ाएगा और घटाएगा, करंट को बढ़ाएगा और घटाएगा, लेकिन पावर को चेंज नहीं करता। और वैसा यहाँ पर भी होता है, ध्यान दीजिएगा, पावर कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि आपको जो सप्लाई आ रहा है वो ट्रांसफार्मर से ही सप्लाई आ रहा है। कहीं और से सप्लाई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आप ट्रांसफार्मर से ही सप्लाई ले रहे हैं ना। आपके घर के पास में पोल लगा हुआ है,
उसे बोलते हैं आरसीसी पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल, उसमें 11 kV का सप्लाई आ रहा है। आप दूसरे आगे जाएंगे तो वही जो है पोल, उसका कनेक्शन कहाँ मिलेगा? ट्रांसफार्मर से मिलेगा। ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट सप्लाई पोल में आ रहा है, पोल से आपके सीधे घर में आ रहा है। तो उसमें जो पावर है वो पावर कभी चेंज नहीं होती। मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर पावर कभी चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। तो ये दो चीज़ होने के कारण ये वोल्टेज और करंट के मान में जो है ये इसका गुणात्मक मान होता है, इसी में परिवर्तन होता है। तो यही इसी वजह से जब लोड का मान बढ़ जाएगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा और वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? वोल्टेज का मान कांस्टेंट नहीं रहेगा, वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। यदि आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है परफॉर्म करके, क्या ये क्वेश्चन जैसा इसका आंसर लगा रहे हैं हम, क्या ये सही है प्रैक्टिकली रूप से, तो आप अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तब आप चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज का मान वहाँ पर कम मिलेगा और करंट का मान ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है ये देखेंगे हम। चलिए, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इन, क्या लिखा है? प्रिवेंटेड इन वोल्टिक सेल। चलिए, वोल्टिक सेल की बात की गई है। तो वोल्टिक सेल जो है सबसे पहले अलेसेंद्रो वोल्टा ने सेल का निर्माण किया था, सभी को पता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? अब ये जो वोल्टाइक सेल होता है ये क्या होता है भाई? वोल्टिक सेल के बारे में आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले तो ये जो वोल्टाइक सेल होता है ये सेल प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। प्राइमरी सेल, ऐसा सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जाता, जिसे दोबारा यूज नहीं किया जाता है, वो वोल्टिक सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल कहलाता है। प्राइमरी सेल के अलग अलग टाइप हैं, जिनमें से एक है वोल्टाइक सेल। ये जो वोल्टाइक सेल है ये प्राइमरी सेल है, एक बार आप यूज करेंगे दोबारा यूज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं होता फिर से दोबारा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बाय कनेक्टिंग सेल इन सीरीज, तो सेलों को श्रेणी में जोड़ते हैं संयुक्त करके। या ऑप्शन बी दिया हुआ है बाय यूजिंग अ डीपोलराइजिंग एजेंट, अर्थात कि क्या पढ़ेंगे इसको? विध्रुवक रंजन का उपयोग करके। तो ये द्विध्रुवक या विध्रुवक बोला गया है। ये विध्रुवक होता क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बाय कनेक्टिंग सेल इन पैरेलल, तो सेलों को समांतर में संयोजित करके। या ऑप्शन डी दिया हुआ है बाय जस्ता प्लेट का अमलगम करके। तो ये जो अमलगमिंग द जिंक प्लेट लिखा हुआ है, अर्थात कि जस्ता का जो प्लेट होगा उसका अमलगम करके, ये 4 ऑप्शन दिए हुआ है। अब देखो, स्थानीय क्रिया दोष को दूर करना है। तो ये स्थानीय जो क्रिया दोष है क्या होता है? जब बैटरी को आप उपयोग में लाते हैं तो उपयोग में लाने पर इस बैटरी में जितनी पावर होगी, जितना वोल्टेज ये पावर आपको देगा, तो ये देने के बाद में आप यदि सतत रूप से कंटिन्यू से यूज़ करेंगे तो कोई भी सेल जो होता है बैटरी रुक रुक के वोल्टेज देता है, एकदम कंटिन्यू वोल्टेज नहीं देता हो। रुक रुक के उसमें धारा प्रवाहित होती है, याद रखेंगे। देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो आपने जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट जिस कंडीशन में रखा जाता है ये चार्ज कंडीशन में होता है, चार्ज अवस्था में। मतलब कि उसमें क्या मिलेगा आपको? आवेश मिलेगा। तो उसमें आवेश मिलेगा किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये जब आवेश प्राप्त कर लेगा तो यही इलेक्ट्रोलाइट जब आप इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये डीसी आपको आउटपुट के रूप में देगा। तो जब इसे आप कनेक्शन करते हैं और कंटिन्यू चालू रहता है तो सेल का सेल की खासियत ये होती है कि ये रुक रुक के करंट फ्लो होती है, उससे सेल डायरेक्ट आपको सप्लाई नहीं देगा। उसमें जब आप चेक करोगे तो रुक रुक के धारा प्रवाहित होती है सेल में। यही चीज़ यहाँ बोला है कि वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाएगा। तो ये जो स्थानीय दोष को आपको रोकना है तो आपको क्या करना होगा? इसका आंसर दिया हुआ है 35 का डी, 35 का डी आंसर दिया हुआ है। चलिए आज आंसर से समझते हैं इसको।
जस्ते का प्लेट अमलगम करके, तो ये जस्ते के प्लेट का अमलगम करना मतलब क्या कहलाता है? तो ध्यान देंगे आप, कोई भी सेल होगा, ये सेल की जो प्लेट होती है, ठीक है, जैसे कि ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये सेल की जो पॉजिटिव प्लेट है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ऐसा कवर चढ़ा दिया जाता है, या बोल सकते हैं आप इसके ऊपर एक पॉलिश कर दी जाती है या पेंट चढ़ा दिया जाता है, जिसके माध्यम से इसका जो इसमें जो सल्फेशन की क्रिया होती है, या ये बोल सकते हैं इसमें जो फॉल्ट उत्पन्न होगा, जो दोष होगा, इस दोष को दूर करने के लिए इसके ऊपर एक अलग से एक लेयर ही चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। तो ये जो परत होती है, ये परत के कारण इसमें क्षरण नहीं होता। क्या नहीं होगा? इसमें क्षरण नहीं होगा। तो इसी क्षरण को रोकने के लिए यहाँ पर हम इसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग चढ़ा देते हैं या एक ऐसी लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लेट है, इस प्लेट का इलेक्ट्रोड ये खराब होने से बच जाता है। तो यहाँ पर ये जो जस्ता प्लेट का अमलगम करके बोला गया है, तो ये जो स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जब आप सेल बनाया जाता है, वोल्टेज सेल, तो उसमें पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। वही कोटिंग चढ़ाने का काम ही अमलगम कहलाता है, उसको अमलगम कहा जाता है। तो इसमें जो एक लेयर चढ़ाई जाएगी जिससे क्षरण से बचाया जा सके, इसके द्वारा आप इस स्थानीय क्रिया दोष को दूर कर सकते हैं। तो इसमें वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को रोकने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? जस्ता प्लेट का अमलगम चढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि जिंक की इसमें कोटिंग हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, और ये कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से कोटिंग की जाती है। तो ये इसकी वजह से ये जो वोल्टेज सेल है, ये वोल्टेज सेल आपका फिर प्रॉपर आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये जो है फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। इस पे 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? What does the letter Z indicate in the formula? अर्थात कि m इज इक्वल टू जेड अपन आई टी, एम इज इक्वल टू जेड अपन आई टी सूत्र में z अक्षर किसे इंगित करता है? यहाँ से जो यहाँ तक है ये हिंदी के लिए है, डबल इसलिए दिया हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ तक के लिए इंग्लिश के लिए हुए है। तो यहाँ पर देखेंगे कि m इज इक्वल टू जेड अपन आई टी सूत्र में z अक्षर किसे इंगित करता है? तो ये अपान जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला क्या बनता है? m इज इक्वल टू जेड आई टी, ये इसका फार्मूला है। अपान नहीं होगा। अपान किस सिचुएशन में होगा देख लीजिए। अपान कब होगा? जब z इज इक्वल टू लिखेंगे आप तो m अपान आई टी होगा। इस सिचुएशन में ये अपान में आएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये z क्या है, इसी जेट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। चलिए देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टाइम इन सेकेंड, मतलब कि समय सेकेंड में। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ईसीई आप इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात कि विद्युत अपघट्य का ईसीई, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ईसीई क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ऑप्शन सी दिया हुआ है अमाउंट ऑफ करेंट इन एम्पियर, अर्थात कि धारा एम्पियर में। उसके बाद दिया है ऑप्शन डी मास डिपॉजिटेड इन ग्राम, अर्थात कि एकत्रित द्रव्यमान में। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जेड का काम क्या है? चलिए कोई बताएगा जेड क्या है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जेड क्या होगा? नहीं पता। m इज इक्वल टू जेड आई टी। मैंने आपको बताया था ये रासायनिक तुल्यांक होता है। क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक होता है। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले कि m इज प्रोपोर्शनल टू q होता है, और ये जो q है q इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। एक फार्मूला है। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपको रासायनिक तुल्यांक लगाना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू, यही प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए समानुपाती लगाना है, बराबर आपको लगाना है। तो इसकी जगह क्या लगाएंगे आप? z लगाएंगे।
और ये जो IT जैसा का वैसा यहाँ पर उतर के आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो Z है ये रासायनिक तुल्यांक है। क्या है? रासायनिक तुल्यांक है। अब ये जो रासायनिक तुल्यांक है M = ZIT, तो ये केमिकल का रासायनिक तुल्यांक होता है। आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इलेक्ट्रोलाइट या जो केमिकल है, इस केमिकल का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? ऑप्शन बी, ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तुल्यांक कहलाता है। तो ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसे Z से शो किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य का ECE। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघट्य। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो विद्युत अपघट्य है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रूप में इसे ही रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, जिसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। इसी में इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए Z को लिखा जाता है। जैसे V = I आप लिखते हैं, और जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो V = RI लिखते हैं आप। तो ये जो R है ये क्या होता है? नियतांक होता है। और ये जो R नियतांक है तो ये क्या है? ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का, चालक का रेजिस्टेंस कहलाता है। वैसे ही इसमें भी ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अर्थात कि रासायनिक तुल्यांक, ये नियतांक इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका स्वयं का एक रेजिस्टिविटी होगा, उसी को हम एक तुल्यांक के रूप में, कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं। इसीलिए इसको Z से शो किया गया है, जैसे यहाँ पर हम ओम के नियम में R को शो करते हैं। तो दोनों में सिमिलैरिटीज यही है, आपको इस तरीके से इसे समझना है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्लास खत्म कर दी जाएगी। चलिए, क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ कॉपर, अर्थात तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? अब ये कॉपर का रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में देखेंगे 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.329 ग्राम पर कूलाम, ऑप्शन सी दिया हुआ है इसमें 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1.1182 ग्राम पर कूलाम। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 37 का ए। चलिए, टोटल 40 क्वेश्चन ही है इसमें, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको क्या करेगा? याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच इज द केस फॉर बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी। बकलिंग का फिर से वही दोष के बारे में पूछ लिया, यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसको बार बार रिपीट कर दिया है, अर्थात कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में आना तय है। इसमें क्या बोला है? अति आवेशन या अति निरावेशन, ऑप्शन भी दिया है छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना, मतलब कि बकलिंग दोष का कारण कौन सा है बोला है। देखो, ये बकलिंग इफेक्ट, बकलिंग इफेक्ट, बकलिंग दोष लेड एसिड बैटरी में बार बार पूछा जा रहा है। तो लेड एसिड बैटरी में इस बकलिंग दोष का क्या कारण है, ये दोष उत्पन्न क्यों होता है, ये फॉल्ट क्यों हो रहा है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है आवेशन या अति निरावेशन, ऑप्शन बी दिया हुआ है अवधि के लिए, मतलब छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कम दर के साथ चार्ज करना। तो हम भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब छोटी अवधि के लिए कम दर पर चार्ज करेंगे तो बैटरी तो चार्ज ही नहीं होगी। उसके बाद ऑप्शन सी दिया हुआ है प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना। जब प्लेट चार्ज होती है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट गर्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट गर्म होगा तो उसमें गैस बाहर निकलती है, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकलते हैं, उसके बुलबुले, तो हो सकता है उसके जो अवसाद हैं उसके कारण खराब होता होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखना। क्या आंसर आएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या आएगा?
इसमें सही आंसर दिया हुआ है बकलिंग दोष का कारण कौन सा होता है। तो ये जो बकलिंग इफेक्ट है ये अक्सर इसका जो आंसर है ये जब बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज एंड डिस्चार्ज, तो ये चार्ज और डिस्चार्ज के कारण ही ये बकलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है उत्पन्न। तो जब आप चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे मतलब कि जल्दी चार्ज और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा तब ये क्रिया होती है और ये इसके कारण ये फॉल्ट उत्पन्न होता है। इसका आंसर ए सही होगा। क्या लिखा है, आवेशन या अति निरावेशन के कारण आप आवेश देंगे, चार्ज करेंगे और जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब कि ये क्या हो गया, ओवर चार्जिंग। भाई आपको मालूम है कि इसे इतने देर तक इतने % चार्ज करना है, आप मानकर चलिए आपने 100% चार्ज कर दिया, उसके बाद भी उसको लगा कर रखा है आपने, तो बैटरी में बकलिंग इफेक्ट हो गई। उसके बाद ओवर डिस्चार्जिंग, बिल्कुल बैटरी की एक भी बैटरी के प्लेट में वोल्टेज बचा ही नहीं है, 1.5 से 0 होने लगा, 0 के पास में पहुंच गया, तो ये बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो गई। तो ओवर डिस्चार्ज की कंडीशन में भी आपका बकलिंग दोष होगा और इसमें वाइट आसपास फफूंद जमा हो जाएंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए चार्जिंग की स्थिति को जानना है। क्वेश्चन नंबर 39, विच एपरेटस इज यूज्ड टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी? तो बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग की स्थिति जांच करने के लिए किस उपकरण का अर्थात कि किस एपरेटस का उपयोग किया जाएगा? भाई वोल्टमीटर से कर सकते हैं क्या, मल्टीमीटर से, हाइड्रोमीटर से, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग की स्थिति का जांच करना है, जांच करना है। तो ये दो बिल्कुल आंसर बिल्कुल सटीक के हैं, ये दोनों तो हो नहीं सकते। ये दोनों हो सकते हैं क्या, वोल्टमीटर मल्टीमीटर? नहीं हो सकते। अब बचा हाइड्रोमीटर और उच्च दर निरावेशन टेस्टर। तो ये जो हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर है और हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करना है, तो ये चार्जिंग की स्थिति जांच करते हैं हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से। देखिए यही क्वेश्चन बार बार लेड एसिड बैटरी से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और ये क्वेश्चन आना तय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आप बताएंगे। विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस? मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, एनोड या कैथोड या कुछ और? चलो 4 ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले कैथोड। कैथोड में कौन सा आवेश होता है, कैथोड? एनोड में प्लस। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या होता है? यदि लेड एसिड बैटरी तो उसमें क्या डालेंगे? अब ये जो ऑप्शन डी दिया है सेपरेटर, जो विभाजक होता है, दोनों पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को अलग करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, जब बैटरी को चार्ज आपने कर दिए, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया हो गई, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया आपने, संचय करके रख दिया, स्टोर करके रख दिया आपने। तो ये जो क्रिया होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की कहलाती है, बैटरी को चार्ज करना, डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कौन सा हिस्सा खो रहा है बताइए। चलिए कौन सा हिस्सा खो रहा है, आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा? अरे मानकर चलिए ये बैटरी है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, ठीक है। अब ये दोनों प्लेट निकल गए यहाँ पर, यहाँ से आपने एक लैंप लगा दिया। जब आप यहाँ पर एक लैंप लगा देंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, जब ये लैंप जलेगा, ये लैंप जलेगा तो
इस लैंप जलेगा तो ये बैटरी के अंदर जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है ना, इसमें भाई विद्युत ऊर्जा को संचय करके रखा है उसने रसायन के रूप में। अब रसायन फिर से विद्युत ऊर्जा देगा, तो इसके दौरान इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खो रहा है? इलेक्ट्रॉन को जब खोता है तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये मानकर चलिए ये P है और ये N है। P में सबसे ज़्यादा क्या होता है? होल, होल मतलब प्लस, और N में क्या होता है सबसे ज़्यादा? इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। तो ये होल क्रिएट कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद ही उसमें होल बनता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तभी उसमें होल उत्पन्न होता है। भाई जब माइनस को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश है? माइनस है। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो वहाँ बनेगा क्या? प्लस ही बनेगा ना, खालिस्तान शैतान का घर होता है। सेम ऐसी बात है यहाँ पर। तो ये जो है, जब ये होल इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इलेक्ट्रॉन खोएगा तो पॉजिटिव बनेगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नोड। क्या हो जाएगा? ए नोड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खोएगा तब ही होल बनेगा, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो MCQ है, इस MC को हमने सॉल्व किया। इसके एक चार जो ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव के 4 क्वेश्चन बन रहे थे इसमें, और जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं बहुत अच्छे हैं। यही एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और यही एग्ज़ाम में आते हैं। सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम में पूरे भारत स्किल ऐप से क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो पेपर हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में होंगे, और दिसंबर से फरवरी के बीच में आपके जो पेपर होंगे तो इसमें भी भारत स्किल ऐप से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसे पूरा रट लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको सॉल्व करिए। इसका आप PDF निकाल लीजिए हार्ड कॉपी, और हार्ड कॉपी को बार बार सॉल्व करिए आप, ताकि आपको क्वेश्चन मुँह ज़बानी याद हो जाए। क्वेश्चन देखो, पढ़ेंगे आप, आंसर आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।